Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss our lecture 9 for research aptitude unit. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने रिसर्च के टाइप्स, उस स्टेजेज ऑफ रिसर्च, वेरिएबल्स, उसके मीनिंग्स और उसके टाइप्स और स्किल्स फॉर मेजरमेंट इत्यादि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख चुके हैं. आज हम उसके आगे पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में सैम्पलिंग मेथड या सैंपल से डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं इसके बारे में. ये रिसर्च प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है. इसके माध्यम से ये वो मेथड होता है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हमारे रिसर्च का जो आउटकम है वो एकदम एग्जैक्ट हमारे गोल के डायरेक्शन में हो, जो हमें रिजल्ट चाहिए उसी डायरेक्शन में हो. उसी हिसाब से उसी मेथड का यूज़ करके हम उसी सैंपल मेथड का यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ना. सैम्पलिंग बेसिक्स. सैम्पलिंग वर्ड देखिए बना है सैंपल टर्म से. सैम्पलिंग मतलब होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन. मतलब ये सैम्पलिंग मतलब एक प्रोसेस होता है और उस जो प्रोसेस सैंपल को पॉपुलेशन से निकालने का. सबसे पहले तो आपको जानना होगा सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है, तभी सैम्पलिंग की आप एकदम सिंपल और क्लियर मीनिंग समझ पाएंगे. सबसे पहले पॉपुलेशन देखिए. पॉपुलेशन हमें उस टोटल फील्ड या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहते हैं जिसके बारे में हमें रिसर्च करना है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है. लेकिन ये पॉपुलेशन हो सकता है कि इतना ज़्यादा बड़ा हो कि पूरे जाके सारे पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, उस पॉपुलेशन में उसके एक छोटे से पार्ट को हम निकाल लेते हैं जो उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे, और उस छोटा जिसको पार्ट निकाले उसे ही बोलते हैं हम सैंपल. लेकिन ये सैंपल इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि इसके पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाए, और इतना बड़ा भी ना हो पाए, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हमें इनकन्वीनियंस हो जाए अपने रिसर्च को करने में. वो होता है सैंपल. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास अपना ब्लड चेकअप के लिए जाते हो तो वो डॉक्टर आपके पूरे ब्लड को निकाल के नहीं चेक करता, ये इम्पॉसिबल है. तो आपके ब्लड में से वो थोड़ा सा पार्ट निकाल के एज अ सैंपल वो ले लेता है जो उसको पूरे आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और उसी को टेस्ट करके वो आपको आपका रिजल्ट, आपका जो भी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वो आपको दे देता है एक्यूरेटली. तो वही होता है हमारा सैंपल. ये पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और इसके प्रोसेस को, सैंपल को पॉपुलेशन से निकालने की प्रोसेस को ही हम सैंपलिंग कहते हैं. अ सैंपल में बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेटिव सबसेट और क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन मिनिएचर. ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने वाला एक सबसेट होता है जो सेम रिजल्ट देता है एज अ पॉपुलेशन को स्टडी करने पे मिलता है हमें. इट शुड होमोजेनसली रिप्रेजेंट द एंटायर फील्ड. और ये सैंपल जो है वो आपको होमोजेनसली रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उसको अच्छे से रिप्रेजेंट ही ना कर पाए. इसके बाद था टर्म पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? ये तीनों बेसिक टर्म्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं. अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो अच्छे से सैम्पलिंग यूनिट को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. पैरामीटर क्या है? मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन. पूरे पॉपुलेशन की मीन जो वैल्यू होती है. मीन वैल्यू मतलब क्या होता है? द मीन इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स. मतलब जब हमें नंबर्स का मीन निकालना होता है तो इसका मतलब होता है जितने भी नंबर्स हैं उन सारों को ऐड करके और जितने ज़्यादा संख्या में वो नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना. जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7. तो इसका मीन क्या होगा? इसका मीन होगा इन सारे पांचों वर्ड्स को हम ऐड कर देंगे, यानी 3 + 4 + 5 + 6 + 7 मिला के 25 हुआ. और इन 25 को कितने नंबर्स हैं? 5. तो 25 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे, फिर जितना आंसर आएगा 25/5 = 5. ये हमारा होगा मीन. तो मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन होता है, रिप्रेजेंट करता है पैरामीटर को. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है मीन वैल्यू ऑफ सैंपल. जब सैंपल जो भी हमारा है उसका मीन वैल्यू मतलब जितने भी नंबर्स उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट, इसका होता है मीन वैल्यू को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि मीन वैल्यू ऑफ सैंपल को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. ये आपको याद करना होगा.
नेक्स्ट है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। मतलब जो सैम्पलिंग होता है वो दो तरीके से होता है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब होता है रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आपको पहले से पता नहीं होता कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला होता है। जो भी आउटकम आने वाला था वेरिएबल्स का 100% चांस होता है उसके हमारे सामने रिप्रेजेंट होने का। नॉन प्रोबेबिलिटी होता है नॉन रैंडम सैंपल्स, मतलब जिसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा उसको रिसर्च का आउटकम चाहिए उससे बायस्ड होके प्री प्लान के हिसाब से अपने सैंपल्स और डाटा कलेक्ट करता है, उसमें बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन दोनों को ही हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। Probability sampling means that every a member of the population has a chance to being selected। मतलब इस सैम्पलिंग में जितने मेंबर्स होते हैं, जितनी थिंग्स होंगी, उन सब के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होगा। जैसे ऐसा नहीं कि किसी रिसर्चर बायस्ड होगा, नहीं, इसमें सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलेक्ट होने की। इट इज़ मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टेक्निक। और इस मेथड से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड हमें 4 टेक्निक्स मिल सकती हैं, मतलब 4 तरीके से हम इससे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। तो इन चारों को हम डिटेल में देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर और सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है। तो सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अ सिंपल रैंडम सैंपल इज अ रैंडमली सिलेक्टेड सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जब हम अपनी पॉपुलेशन से जो हम अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं वो रैंडमली ही निकाल लिया जाता है, विदाउट प्री प्लानिंग, विदाउट एनी नॉलेज, कि जो भी होगा उसे हम अपने सैंपल के रूप में उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। वो होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब किसी भी आपके पॉपुलेशन में जो भी चीज़ें, जो भी इंडिविजुअल को हम निकाल रहे हैं, उन सारों के सिलेक्ट होने की इक्वल चांस होते हैं, 100% चांस होते हैं कि कोई भी रिसर्चर अपने हिसाब से निकाल सकता है बिना कुछ सोचे समझे। इन दिस सैम्पलिंग मेथड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन एग्जैक्टली इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मेथड ऑफ लॉटरी, जैसे लॉटरी होती है उसमें पहले जो लॉटरी निकालता है उस इंसान को, उस पर्सन को कुछ भी नॉलेज नहीं होता किसके नाम से लॉटरी निकलने वाली है। इसमें सारे इंसान जो भी लॉटरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको लॉटरी जीतने का इक्वल चांस होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है। यूज ऑफ रैंडम नंबर्स, इसके एडवांटेज और डिसवांटेज के बारे में जान लेते हैं। एडवांटेज होता है इजी टू कंडक्ट, ये जो रैंडम सैम्पलिंग होता है ये करने में इजी होता है। हाई प्रोबेबिलिटी टू रिप्रेजेंट एक्यूरेट पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें कोई बायसनेस रिसर्चर के अंदर नहीं होती, वो बिना कुछ प्री प्लान किए हुए अपने सैंपल को पॉपुलेशन से कलेक्ट करता है, तो निश्चित ही ये बिल्कुल ही फैक्ट है कि वो पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि रिसर्चर को कुछ भी मालूम नहीं कि वो जो सैंपल है उससे जो डाटा कलेक्ट होगा वो आपके रिसर्च के आउटकम के हिसाब से फिक्स बैठेगा, नहीं वो आप जो सोच रहे हैं वो आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा। डिसएडवांटेज, कॉन्टैक्टिंग ऑल मेंबर्स ऑफ सैंपल कुड बी डिफ़िकल्ट, ये इस मामले में ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सारे जितने भी सैंपल लिए गए उन सब में उपस्थित प्रेजेंट जो इंडिविजुअल्स हैं थिंग्स सबके पास पहुंच पाना रिसर्चर के लिए मुश्किल होता है। तो ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें सारे जितने भी उसमें सैंपल्स में भी इंडिविजुअल या थिंग्स हैं उनमें इक्वल चांस रहता है सिलेक्ट होने का, और पहले से कोई बायसनेस प्री प्लानिंग नहीं होती। स्ट्रैटिफाइड सैंपल क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इन विच द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स और स्ट्रैटा टू कंप्लीट द सैम्पलिंग प्रोसेस। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें जैसे रैंडम सैम्पलिंग में होता था हम सारे पॉपुलेशन में से रैंडमली इंडिविजुअल्स बेसिस पे लोगों को सैंपल के रूप में कलेक्ट कर लेते थे, लेकिन इसमें होता है हम पॉपुलेशन को होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बेसिस को मानकर उन्हें कई सारे कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद उस ग्रुप में से एक एक इंडिविजुअल को निकाल कर हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उस सैंपल को टेस्ट करके हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और अपने रिसर्च का जो आउटकम देना होता है उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया आपको मेरे ख्याल से? स्ट्रैटिफाइड सैंपल होता क्या है एकदम सिंपल वर्ड्स में? द स्ट्रैटा इज फाउंड बेस्ड ऑन कॉमन characteristics in the population data. After dividing the population into strata, the researcher randomly selects samples proportionally.
इसको एक एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें आपको ये रिसर्च करना है कि उस स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है और इस स्कूल का ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट किस क्वालिटी का है। ये आपको रिसर्च क्वेश्चन के रूप में आप इसको चेक करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल रैंडमलिंग में होता है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को अलग करके उनसे पूछ लेंगे, उनके नॉलेज को, उनके ग्रेड्स को चेक करके कि आप बता सकते हैं कि ये कैसा क्वालिटी स्टैंडर्ड देता है। लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप होमोजेनस फीचर्स को बेसिस मान के कई सारे स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बना के तब उनको सैंपल के रूप में लेते हैं। तो आप ऐसा इसमें ये करेंगे कि साइंस स्ट्रीम के बच्चों को एक ग्रुप में लेंगे, आर्ट्स को एक लेंगे, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को एक लेंगे, या कई सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग करके उन बच्चों को उस बेसिस पे आप अलग अलग एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ओके, और उसमें से फिर साइंस में से कुछ बच्चों को, आर्ट्स में से कुछ बच्चों को, एग्रीकल्चर में से कुछ बच्चों को लेके आप सैंपल मानेंगे और उनके ग्रेड कार्ड्स को देके, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को देख के आप अपने रिसर्च आउटकम पे पहुंचेंगे। तो ऐसा आपका इससे रिसर्च की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वरना अगर रैंडम सैम्पलिंग से डाटा कलेक्ट करते उसमें ऐसा हो सकता था कि आप वो रैंडमली ऐसा हो जाता कि बस केवल साइंस के बच्चे ही आपके डाटा में इकट्ठे हो जाते। तो ये भी हो सकता था बस साइंस के बच्चों में ज़्यादा क्वालिटी है, तो इससे आपका डाटा उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता। जब सारे स्ट्रीम के बच्चे आपके डाटा में शामिल होंगे तो वो आपके रिसर्च के आउटकम की एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी होगी। ये होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। इन क्लस्टर सैम्पलिंग रिसर्चर्स डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स नोन एज क्लस्टर्स, देन दे रैंडमली सेलेक्ट एमंग दीज क्लस्टर्स टू फॉर्म अ सैंपल। देखिए, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस है जो हमें, और कॉम्प्लिकेटेड भी इसको कह सकते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में होता है, इसमें भी हम स्टेटा बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, कई इंडिविजुअल्स को कई सारे थिंग्स के का एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जब हम डाटा उसमें से निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पूरा क्लस्टर ही निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। उस चारों भागों में से स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में से हम क्या करते हैं कि चारों में से एक एक 2-2 सैंपल निकालते हैं। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि चारों में से एक पूरा क्लस्टर ही हम एज ए सैंपल निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो सबसे कॉमन और कॉम्प्लिकेटेड दोनों है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। Cluster sampling is a method of probability sampling that is often used to study large population, particularly those that are widely geographically dispersed। मतलब क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज हम एक बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए करते हैं। जैसे इसमें से रैंडमली इज इंडिविजुअल बेसिस पे, पर्सनल बेसिस पे सैंपल लेने पे हमें बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा। इसके लिए हम पूरे क्लस्टर को ही एक साथ लेके उसको स्टडी करते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। वो होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच अ सैंपल मेंबर्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट बट विद अ फिक्स्ड पीरियडिक इंटरवल। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम जो हमारा पॉपुलेशन होता है उसमें से रैंडम मेथड को यूज़ करके अपने सैंपल को निकालते हैं और उसमें से रैंडमली एक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करते हैं। वो हमें से पहले से कुछ प्री प्लान्ड नहीं होता, लेकिन उसके बाद हम एक फिक्स इंटरवल कर देते हैं, एक उनके बीच डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं कि किन किन को छोड़ के या किस नंबर के इंसान को, इंडिविजुअल को हमें एज अ सैंपल कलेक्ट करना है। वो होता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। Despite the sample population being selected in advance, systematic sampling is still thought as being random if the periodic interval is determined beforehand and the starting point is random। ये इसमें ये कहता है कि भले ही हम पॉपुलेशन में से जब सैंपल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले ही उसको स्टडी करने की, मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं हुआ, क्योंकि एक को हम फिक्स करने के बाद जिसको हम फिक्स कर रहे हैं उसे हमें पहले पता नहीं कि किसको रिप्रेजेंट करता है, भले इनके बीच के डिस्टेंस हमें पहले से ही मालूम है। जैसे मान लीजिए हम ये पता नहीं कि हमें दूसरा सिलेक्ट करना है, तीसरा सिलेक्ट करना है, चौथे को सिलेक्ट करना है, इनमें से हम रैंडमली ही सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने दूसरा सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद हम फिक्स
इसको इंटरवल पे कि 2 के बाद फिर 3 लोगों को छोड़ के 5वें को सिलेक्ट करना है, फिर 3 लोगों को छोड़ के 8वें को सिलेक्ट करना है, फिर 3 लोगों को छोड़ के 11वें को सिलेक्ट करना है। इसको हम डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट सेम रखते हैं, बट इनको पहले चूज़ करने में हम कोई भी प्री प्लानिंग हमारे पास नहीं होती, हम किसी को भी रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से डाटा कलेक्ट करते थे, हम चारों टेक्निक में से किसी भी का यूज करके हम अपनी सैम्पलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमारे रिसर्च आउटकम पे एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अब इसके बाद आता है हमारा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम अपने अलग अलग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो पहले से हमें सब कुछ अपनी प्री प्लानिंग के बेसिस को मानकर ही डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारा आउटकम चाहिए हमारे रिसर्च को प्रूव करने के लिए। उसमें हम अपनी रिसर्चर पूरी कन्विंस के हिसाब से ही डाटा को, सैंपल को यूज करता है। तो इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में। स्ट्रैटिफाइड में होता है कि हम उसको डिवाइड करके ग्रुप में उस पर फिर इंडिविजुअल बेसिस पे डाटा को कलेक्ट करते हैं, बट क्लस्टर में होता है एज ए पूरा क्लस्टर ही हम एज ए सैम्पल निकाल लेते हैं पूरे एज ए ऑन द ग्रुप बेसिस। यही दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, जिससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तब तक के लिए थैंक यू।